इन्होंने मेरे गलत सहमत में मतलब गलत बोले तो जब हमारे ऐसा समय था कि हम किसी को देख नहीं पाते थे, यानी कोरोना के समय में। इससे पूरा समय तो कोई आएगा नहीं ना, चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ऐसी परिस्थिति में जिन जिन लोगों ने यहाँ साथ किया, अगर आप उनसे व्यक्तिगत बैठेंगे और पूछेंगे तो शायद यहाँ से 1 साल पहले की जर्नी और अभी की जर्नी यानी 2022 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग मुंबई का हर एक वो बंदा जिसने इस प्रोजेक्ट के साथ अपना लाइफ देखा है 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने के सोर्सेज के तहत मंथली यहाँ से निकल रहे हैं। और ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कोई एज लिमिट नहीं है और ना सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एजुकेशन की भैया आप कम पढ़े लिखे आप ज़्यादा है। सबसे पहली बात, किसी चीज की इंफॉर्मेशन से मत जाना। देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो आप तक पहुंचती बहुत ताकत से, लेकिन उसका अभ्यास नहीं होने के कारण आप लोगों को लॉस 100% होता है ना। मैं किसी का प्रचार नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने अगर व्यक्तिगत किसी अच्छे व्यक्ति को तय दिल से काम करने की कोशिश करते देखा तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं फॉलो करता हूँ। अगर देश को वैसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी तो उसके लिए हमारे जैसों की शोकांति है, क्योंकि मेरे जैसा युवा कल चल के पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा रखता था लेकिन अभी नहीं रखता, क्योंकि उसे इस चीज का डर लग गया है कि सिर्फ 50% लोग ही विश्वास करते हैं अगर किसी ने अच्छा बनने की कोशिश किया। और सर दूसरी बात, इस दुनिया में ना बुरे लोगों का कोई बुरा नहीं करता। जिस दिन अच्छे बन गए उस दिन आपके ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं, फैक्ट है ना। तो सबसे पहली बात मैं धन्यवाद करूंगा बिटकॉइन का। इसका धन्यवाद करूंगा सर। और देखो वैसे अगर आप किसी चीज की ट्रेनिंग के लिए आए, नए लोगों को नमस्कार करता हूँ, लेकिन अगर किसी चीज की ट्रेनिंग के लिए आए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन सैनिक बन के जाते हैं तो बंदूक तो साथ में होना ही चाहिए, है ना। एकदम फैक्ट है ना। अब अगर डायरी पेन नहीं है आपके पास तो शायद इतना तो जरूर है कि सभी कंप्यूटराइज्ड दिमाग लेके बैठे। सबका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, लेकिन अपन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको फर्स्ट स्टेप समझनी है। मैं भी जिंदगी में अगर आगे बढ़ पाया तो उसका प्रमुख कारण एक ही है। देखो इतने लोग जो बैठे ना, ये उसी स्टेज से उतरे हुए जिस स्टेज से मैं आया। मैं कोई अनोखी चीज नहीं, लेकिन आज सर मैं आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, या जो चीज आप जिंदगी में नहीं सुन पाए या नहीं देख पाए, या आगे चल के आपको गवर्नमेंट जबरदस्ती लेने लगाएगी, जबरदस्ती करने लगाएगी, तब आपकी खरीदने की और रखने की क्षमता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही सर? क्योंकि जब कभी भी जीवन में सेंट्रलाइज्ड काम होता है जिसके लिए ऊपर से प्रेशर आता है और आपको करना पड़ता है, शायद उसका ज्ञान आपको कम होने के कारण आप उसके साथ व्यवहार बराबर नहीं कर पाते। फैक्ट है सर ये। शायद जिस समय आप लोगों ने लिखने वाले पद्धति से निकल के कंप्यूटर पे आए, उस समय आप लोगों को पर्सनल विरोध था यार कंप्यूटर की दुनिया में आ जाएंगे तो रोजगार कम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में हम मोबाइल की दुनिया में आए, तब भी हमको ये सब चीजें लगी कि नहीं लगी। सर देखो ये करेंसी नहीं है, यह अभी के जमाने की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपने आज इसकी टेक्नोलॉजी को और इससे अब इससे परिचित नहीं हुए, ये बात जरूर ध्यान रख लेना, जिंदगी में वो सोर्सेज से आगे रह जाओगे कि आप शानो शौकत से तो जी पाओगे, लेकिन उस परिस्थिति से हार जाओगे जो उस चीज की जरूरत है, उस दिन की जरूरत है। क्योंकि समय, दिमाग और जवान इन्हीं पर घमंड किया जा सकता है। मैंने क्या बोला सर? समय, दिमाग और जवान। मैं ज्यादा बड़ी बात न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो विनती करूंगा कि हाथ जोड़ लीजिए जिस प्रोजेक्ट के लिए हम आए हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम है सर ले प्रभु नाम तेरा। क्या है? LP&D। अब LP&D का आप लोगों को जो बता के लाए गए हैं, मतलब ट्रक भर के तो नहीं लाए ना सर, नहीं बता के जो लाया गया है प्रचार के लिए, उसमें लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन, ये हमारी सोच है। लेकिन जहाँ LP&D है मतलब प्रभु का नाम होना चाहिए, ले प्रभु नाम तेरा, इससे हम अपने शब्दों की शुरुआत करते हैं सर। एक छोटा मोटा इस मुंबई शहर में अपना प्रवास मैंने स्टार्ट किया था। मेरे वाइफ के बदौलत मैं आज मुंबई में हूँ और आज उनकी वजह से मैंने मतलब ये बात बोल सकता हूँ कि सर पहले खुद की तो जीने की तमन्ना नहीं थी, लेकिन अब कई लोगों की जिंदगी उन्होंने मुझे जिंदा रखने की कोशिश की है। तो आज भगवान की कृपा से 1 से 1.5 लाख लोग मेरे विचारों को सुनकर, मेरे शब्दों को सुनकर, वो भी ऐसे समय पे जब मैं किसी से मिल नहीं पा रहा था, वो हमसे मिल नहीं पा रहे थे,
उस समय विश्वास जब हुआ तो आज लगभग ऐसी परिस्थिति है सर कि पैसा तो नहीं, लेकिन आज के समय की आवश्यकता जो पैसा है, क्योंकि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं, तो उसकी साथ ये पैसा हमारा बनेगा कैसा, ये सोर्सेस हमारे पास आएंगे कैसे, इसकी शिक्षा का होना आवश्यक है। हम लोग इन्फॉर्मेटिव है लेकिन नॉलेजेबल नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ सर? सर देखो रिस्पॉन्ड करना प्लीज। देखो भगवान ने जितने लोगों को याद किया वो बोझ में बराबर, और यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप लोगों की आज की ऐसी समय की मीटिंग है। इतना ध्यान रखना सर, आज रात को तो आपके दिमाग में रहूंगा मैं, 100% बात है। कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच करके जाऊंगा। अनएक्सपेक्टेड विचारेंगे कि जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा खोया क्या है, उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं क्या पा सकता हूँ उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे हम सर, ठीक है? तो बात आती है सर टेक्नोलॉजी की। मैंने कोशिश किया हूँ सर किताब देना, कुछ लोगों को बताने के बाद समझ में नहीं आता, सबको सिर्फ सिस्टम समझता है, तो MLM है या तो आदमी जोड़ना है। एक तो क्या होता है, चिल्लर सोच लेंगे तो चिल्लर ही बचेंगे ना, थोड़ी महत्वपूर्ण चीजें। सर मैंने कोशिश किया वो अपनी किताब लिखा हूँ सर, कोशिश किया हूँ। वैसे मेरी शक्ल से कोई सोच नहीं सकता मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिख लिया। अब ये लिख ऐसा लिया हूँ कि मिनिमम दिल में उतर तो जाएगी। तो उसका सर सबसे पहला टॉपिक है अ माइंडसेट ऑन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्योंकि आपके हाथ में क्या चीज है और भगवान के हाथ में क्या है, हमारा शरीर। शरीर भगवान क्या बोलता है, मैं शरीर संभालता हूँ, आप अपना दिमाग संभाल लो, ठीक है? यहाँ पर सर दिमाग की बात है, और टेक्नोलॉजी को दिमाग से चलाया जाता है, हाथों से नहीं। इसलिए सबसे पहला बेसिक चीज मैंने आप लोगों के बीच लाने की कोशिश किया, अ माइंडसेट ऑन टेक्नोलॉजी। जिस दिशा से आप पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, जिस दिशा से आपको आपकी जनरेशन आगे फॉलो करेगी, और जिस दिशा से आपको देखकर आने वाला पूरा समाज और पूरी परिस्थितियां बदलने वाली है, वो लगभग 30 से 40 पेजेस में इसमें, और बहुत शॉर्ट में हिंदी इंग्लिश का मैंने मिक्स इसलिए किया क्योंकि हमको भी हिंदी इंग्लिश ही बोलती आती है। बात समझ में आ गई सर? मैं कोशिश करूंगा कि ये किताब आप लोग ऑफिस से जरूर लीजिए, और मिनिमम खुद तो लीजिए लेकिन सामने वाले को भी प्रवृत्त कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं इसको बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसका कोई बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन ये विचार ऐसे है कि शायद आपको पूरी दुनिया जिंदगी समझ में आ जाएगी कि मैं आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो सर इसी के माध्यम से कुछ बातें आज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो है टेक्नोलॉजी। एकदम निम्न शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ना? क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपको छोटा सा थोड़ा सा बोला, ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है ना? अब अगर मोबाइल यूज करते तो आपको पता है आपके पास ऑलरेडी क्रिप्टो है 2009 से। कितने लोगों को पता है कि आप खुद क्रिप्टो यूज कर रहे हो 2009 से? किसी को पता नहीं? चलो अच्छी बात है, जेब में बंद हो गए, पता नहीं चलाना कैसे है। आज समझ लेते, क्रिप्टोग्राफी ऑलरेडी आपके मोबाइल में है। जब आप किसी को व्हाट्सएप कॉल करते हैं एक दूसरे को, एक लाइन लिख के आती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, है ना? मतलब जिस व्यक्ति ने क्रिप्टो को समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसको ये बात पता है कि मैं जब व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ तो हैक नहीं होता, तीसरा सुन नहीं सकता। तो जिसने क्रिप्टोग्राफी बनाया है, जिसने व्हाट्सएप बनाया, वो भी व्यक्ति इसको सुन नहीं सकता। इसीलिए आज तक 2009 से लेकर आज के तारीख तक साइबर व्हाट्सएप हैक हुआ या व्हाट्सएप के वजह से किसी को जेल हुई या ये क्राइम हुआ, ऐसा कभी आया आप लोगों की नजर में? मैडम जरूरी है थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो क्रिप्टोग्राफी ग्रीक शब्द है क्रिप्टो से, जिसका मतलब हिडन सीक्रेट होता है। आप लोगों को अपने जीवन में हर चीज की सीक्रेट्स क्या होती है लिख के रखना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोग अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, होता है ना? और ये पासवर्ड्स हमको कहाँ और कैसे मदद करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले समझना है कि क्रिप्टोग्राफिक रूप से हमको एक चीज हम सिक्योर रूप में रख सकते हैं, और उसका मतलब ही होता है हिडन सीक्रेट। अब आप देखेंगे कि जब हम किसी चीज का पासवर्ड डालते हैं तो डॉट 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 में आता है, ठीक है? ये तो हो गई आपकी T4 की प्रणाली। लेकिन जब आप ब्लॉकचेन पर आएंगे, इंक्रिप्शन फॉर्म में आएंगे, तो वो डिजिट्स में आएंगे, और ऐसे डिजिट्स में आएंगे कि एग्जैक्टली किसका है ये आपको पता नहीं चलेगा, जिसको उसका हिडन सीक्रेट कहा जाता है। अब ये हिडन सीक्रेट क्या होता है? अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने का काम करता है। अभी जैसे भैया का अगर डेट ऑफ बर्थ मेरे को जानना है और उन्होंने अपने पूरे डाटा के ऊपर में अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में कोई पासवर्ड लगा के रखा हुआ है क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में, तो सिर्फ
यही वो व्यक्ति है जो उसको खोल पाएंगे, दूसरा व्यक्ति इसको नहीं छेड़ सकता। बात समझ में आ रही सर? और जो व्यक्ति इसको इनक्रिप्ट करता है उसे चीपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या करते हैं? चीपर टेक्स्ट। और अगर किसी और को देखना है और इनकी मदद से देखना है तो उसको क्या बोलते हैं, आगे आपको बताता हूं। क्रिप्टोग्राफी के जरिए हमने डाटा को अनरीडेबल सीक्रेट्स कोड में बदल सकते हैं, जिसे चीपर टेक्स्ट कहते हैं। और डाटा को रीड कर सकता है जिसके पास, जिसको डिस्क्रिप्ट करने की सीक्रेट की होती है, मतलब इनके पास जो की है जिसके सहारे उसको खोला जाता है उसको डिस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है सर? इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट ये दो चीजें होती है। आप जब कभी भी कोई भी चीज या मैसेज लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं? मतलब साधारण तरीके से सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में है तो उसको चीपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और आपको ये बात ध्यान रखना है आज से, क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टोग्राफी सबसे पहले समझना जरूरी है। अगर क्रिप्टोग्राफी समझ गई तो क्रिप्टो करेंसी अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इंडिया में इसे एसेट्स के रूप में अगर यूटिलाइज किया गया तो आपको एक बात समझनी है कि क्रिप्टो करेंसी कभी खरीदी नहीं जाती और ना बेची जाती है। ठीक है सर? सर एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, लाइफ में प्रॉपर्टी लिए होंगे, आपने कैश देकर प्रॉपर्टी ली? प्रॉपर्टी लाने का हाँ, तो मतलब मैं आपसे सिर्फ चलो अच्छा है आप ही से क्वेश्चन पूछ लिया, आपने कैश के अगेंस्ट में प्रॉपर्टी दी, मतलब वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू दिया, ये एक्सचेंज हुआ कि खरीदी हुई? सर बताइए प्लीज, एक्सचेंज हुआ कि खरीदी हुई? पैसा लिए अपना प्रॉपर्टी दे, तो पैसे का वैल्यू है, वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू लिए ना, तो ये इसमें एक्सचेंज बोलेंगे कि परचेज बोलेंगे? एक्सचेंज हुआ ना, फिर हम उसको खरीदी क्यों बोलते हैं? पहला, हमारे शब्दों के ऊपर ही हमारी हार है हर जगह। ये बात बहुत कम लोगों को समझती है। अगर वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू दे रहे हो, आपने क्या किया, अभी गोल्ड है, हम पैसा लेके जाते हैं उससे वैल्यू परचेस करते हैं, मनापुरम गोल्ड लोन है, हमको और आपको तो कोई गिरवी रखता नहीं, गोल्ड को गिरवी रखता है, तब जाके मतलब वैल्यू को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में वैल्यू दिया जाता है। बात समझ में आती है सर? हमारे शब्द हमको, तो सबसे पहले तो कोई चीज बेचना नहीं है, पैसे लगा लो। यहाँ MLM मार्केटिंग वाले बहुत होशियार लोग हैं, वे पैसे लाउंटा लगा ले, इतने पैसे लगाएगा तो इतना तेरा हो जाएगा। सर सबसे पहले यहाँ पैसे लगाना नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किताबों से पढ़ के होशियार होने से अच्छा समय की परिस्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शब्द हमको मार्केट में हराते हैं और हमारे ही शब्द हमको मार्केट में जिताते हैं। मैं तुम्हारे साथ अकेले में बैठ के पूरी कैसेट रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको बंद करो। जब साथ में काम करने का समय आता है, तुम कभी समय नहीं निकालते, उस वीडियो से क्या पिक्चर बनाओगे? कैसे करते हो? डांस साथ में करेंगे, साथ फिर फोटो ले रहे हो तुम हमारी दोनों, तो पेपर में छाप देना। ठीक है? आप समझ रहे हो? आपको समझो सर, एक्सचेंज ही वो शब्द है जिसके, अगर अखिलेश जी के पास गया और अखिलेश जी को बोला, अखिलेश जी मेरे पास एक नई ऐसी चीज है जिसके वजह से आप वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू को रख सकते हो, तो अखिलेश जी बोलेंगे सर क्या? फिएट करेंसी। आज एक नया शब्द आपको बता रहा हूँ, जो जेब में आप पैसा रखते हो, कैश जिसको आपके शब्दों में बोलते हो, उसको फिएट करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलिए, क्या कहा जाता है? फिएट के अगेंस्ट में आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो? आपके हिसाब से प्रॉपर्टी, लेडीज के हिसाब से गोल्ड, और मेरे हिसाब से डिजिटल एसेट। मैंने क्या बोला? मेरे हिसाब से डिजिटल एसेट, आपके हिसाब से प्रॉपर्टी, हम लोगों के हिसाब से गोल्ड। ठीक है? अब ये तीन चीजों का वैल्यू है, वैल्यू है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप सबका और मेरा क्या वैल्यू है? ऐसा कोई लॉकर ही नहीं बना कि मेरे को अंदर रख के गिरवी रख के कोई लोन दे देगा। वैल्यूएबल चीज देके वैल्यूएबल चीज लेना पड़ता है ना, इसी को एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है सर? मैं आपको पूछना चाहूंगा, 2011 में 100 रुपए की नोट की वैल्यू क्या थी? सर बताएं। 100। ठीक है। आज 100 रुपए की क्या वैल्यू है? 100 रुपए। ठीक है। 2011 में भी आप प्रॉपर्टी का काम करते होंगे, उस समय जो 100 रुपए में प्रॉपर्टी लिए, आपके हिसाब से खरीदे, आज मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, वो प्रॉपर्टी दीजिए बोलो तो आप देंगे क्या? नहीं सर, दे दीजिए। नहीं, रीजन क्या है?
बढ़ गया रेट का प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कैसा समझा आपको उस समय पे कि इसका रेट बढ़ेगा? ऐसी जजमेंट के तो ये यहाँ भाव बढ़ने वाला है। इसका मतलब है कि सर आपको उसका नॉलेज था। हम्म। देखो, मैंने इंफॉर्मेशन की बात की है, बात पकड़ में आ गई आपको? बस उस चीज को इंफॉर्मेटिव फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में समझो। जो चीज आपने फिजिकल फॉर्म में देखा, उसको भी डिजिटल फॉर्म में। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अब पहले के जमाने में हमारे पास स्कूटर होती थी, ठीक है ना? आज तक पूरी दुनिया को नहीं समझा कि उस स्कूटर को टेढ़ी करने के बाद ही चालू की होती है। ऐसे इंजीनियर कहीं नहीं मिलते, इंडिया में मिलते, ठीक है ना? पहले था ऑटो, ऑटो का देखे नहीं, 1 2 3, ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। हो सकता है सर, इंडिया के लोग वैल्यूएबल तो है, लेकिन यूटिलाइजेशन उनको आज तक नहीं समझ। देखो, कुछ आप लोगों से रिलेटेड ही बातें होंगी। मैं आज आपको 100 रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे प्रॉपर्टी दीजिए, तो आपने उस समय क्या परचेस किया आपके हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या एक्सचेंज किया? पैसा दिया प्रॉपर्टी की। मतलब एक्सचेंज किया। आज से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, किसी से भी आप, सर आप प्लीज यू यूर फिएट करेंसी, आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर्टी एज एन एक्सचेंज के तौर पर मैं आपको ये देता हूँ, यही बात बोलना प्लीज, क्योंकि सर शब्दों से दिल नीचे जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा में चुन के गए थे, और ये सुनिए आप, तो क्या हो गया, विरोधी पक्ष के 100 लोग बैठे हुए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं उनको, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे विरोधी पक्ष में बैठे हुए मेरे मित्रगण में से 50% लोग बेवकूफ है। क्या बोले उन्होंने? ठीक है, ये शब्दों को समझना। वहां हाहाकार मच गई 1995 में। अब हाहाकार मच गई तो अध्यक्ष चिल्ला रहे, सब चिल्ला रहे, जब तक के बाबूजी हमसे माफी नहीं मांगते हम तब तक के लोकसभा चलने नहीं देंगे। अब उस समय वो भी बुढ़ा थे, यही पे खिसका हुआ था उनका भी, हम माफी ही नहीं मांगते। मानना तो भाई 4:30 बजे के करीब उनकी थोड़ी सी मनसा होगी कि चल माफी मांग लेता हूं, तो अब उनके शब्द सुनिए सर। 4:30 बजे जैसे वो स्टेज पे खड़े हुए, मैं अपने शब्दों को वापस लेते हुए, क्या बोले उन्होंने, मैं अपने शब्दों को वापस लेते हुए मेरे यहाँ पर विरोधी में बैठे हुए जितने मित्रगण हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इसमें से 50% लोग बेवकूफ नहीं है। जो है शब्दों का वजन रख दिया उन्होंने, माफी भी हो गई, और अब जिनको समझना है कि वो बेवकूफ है वो है, जिनको नहीं समझना है वो बिल्कुल नहीं है। अब झगड़े का टंटा भी खत्म हो गया। बस सेम चीज मार्केट में है सर। जब कभी भी आपने ये बोले कि मैं बैठा हूं, तेरा भाई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सामने वाला सीधा घर पे आएगा, तूने ही तो बोला था ना लेने के लिए। लाइबिलिटी इसको बोलते हैं। बट व्हाट यू आर डूइंग, आपने बाजू वाले भैया को 10 लाख रुपए में प्लॉट प्रोवाइड करके दे दिया, उनको समझ रहा है मैंने वैल्यू परचेस किया। वो बाजू वाले से क्या बोल रहे हैं, 20 में ले ले, वो आपको पूछ रहे हैं क्या 9 में बिकवा के दे दे। ऐसा हो रहा है क्या सर? मार्केट के अंदर में यू हैव टू ऑलवेज एक्सचेंज योर वैल्यूज, और जब तक कि आपको वैल्यू की खरीदी फिरोख्त ही समझेगी, आप एक्सचेंज कभी नहीं समझ पाएंगे। इंडिया में कच्चा तेल खरीदने का जो प्रावधान है, क्या आपकी इंडियन करेंसी डायरेक्टली कच्चा तेल खरीद पाते क्या उससे? जोर से बताइए। खरीद सकते हैं? सबसे पहले क्या खरीदना होता है? यूएसडी। उसके बाद ही हम, इसलिए आपको टैक्सेशन ज्यादा लगते हैं, इसी के कारण आपको यहाँ पर ज्यादा चार्जेस देने होते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट एक नया प्रावधान ला रही है, और वो प्रावधान क्या है? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या ला रहा है सर? लिख के रखने लायक चीज है जो आपको अभी आने वाले दिनों में समझेगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये खुद के ब्लॉकचेन पे आरबीआई लेके आ रही है, जिसको आने वाले समय का इंडियन करेंसी का क्रिप्टो समझने जाने हैं आप लोग। अभी 2 रुपए की नोट से लेके 2000 की नोट तक मार्केट में सब खत्म हो जाएगा। आप सीबीडीसी के थ्रू ही वैल्यू बना, क्योंकि आपकी 100 की नोट तो बाकी देशों में यूज ही नहीं होती है क्या? अगर आपकी 100 की नोट, आपकी 1000 की नोट, आपकी 5000 की नोट जो भी बनी होगी, वो कभी जब बाहरी देशों में यूज नहीं होती, तो आपके करेंसी का वैल्यू क्या बना? 0। मतलब सर को 2011 में भी 100 की नोट भी लगी। इसीलिए जब डीमोनेटाइजेशन आया, 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, 500 1000 की नोट बंद हुई,
तो सबसे पहले ये बताइए कि 500 और 1000 की नोट को एक्सचेंज किससे किया गया? डॉलर से, सोने से, कि एक एक घर में सबको प्रॉपर्टी दी गई है? 500 की बंद हुई तो उसके अगेंस्ट में नहीं 500 की बढ़ी। जोर से बोलिए प्लीज। तो वैल्यू उतनी ही थी, सिर्फ क्या हो गया, कलर चेंज हुआ, लेकिन वैल्यू उतनी ही थी। सर देखिए, आपने आज तक खाना खाने गए तो टेस्ट पे पैसा लगाया, आज तक आपने किसी प्रोडक्ट को परचेस किया तो प्रोडक्ट पे पैसा लगाया। पहली बार किसी चीज को अगर आपको अपने पास रखना है तो वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। किस पर एक्सचेंज करना है? समझ में आ गई सर? अभी डॉक्टर साहब हमारे इधर ले गए, ये बच्चों को डॉक्टरी बिजनेस भी, मतलब डॉक्टरी में एडमिशंस करवाते हैं। अब मैं सबसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहूंगा, एक पर्टिकुलर कॉलेज में मिनिमम सीट्स कितनी होती है? 1000 पकड़ लेते हैं स्टूडेंट होती। अब ब्लॉकचेन पे टोकन कितने हैं? 8 करोड़ मिनिमम, ठीक है सर? अब प्रिंसिपल कोटा तो मैनेजमेंट कोटा, ये कोटा वो कोटा, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट सब हो जाता है, कोई मेरिट लिस्ट में आ जाता है। लेकिन जिनके पास उस जगह पे एडमिशन लेने की तो इच्छा है लेकिन रास्ता नहीं है, तो फिर वो किसके माध्यम से जाते हैं? ऐसे लोगों के माध्यम से जाते हैं जिनको उस चीज की आवश्यकता जरूर होती है कि यार मेरे को एडमिशन तो मिल जाए कैसे भी करके, भले ही मेरे परसेंट कम है, तो वो सीट्स के लिए वहां तक, बाकी का अंदर की बात आप समझ गए, वो लेन देन करके पहुंच जाते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जितनी सीटें अवेलेबिलिटी में रहती है उससे ज्यादा आप सीटें ले सकते हैं क्या? तो 8 करोड़ टोकन ब्लॉकचेन पे है, तो 8 करोड़ टोकन, उसी में से तो आपको खरीद फरोख्त करना है, उसी में से तो आपको कम और ज्यादा करना है कि नहीं करना? आज इंडिया में बेरोजगारी का सवाल इसलिए ज्यादा हुआ सर, मेरा सादा सा क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट उतनी ही है जितनी हर बार रहती है, दूसरी बाजू देखते ही नहीं कि जनसंख्या कितनी है। सर वो जरूरी है सर, अभी आपको बोला जाएगा, अभी कुछ बोला जाएगा, मेरे को खिला दो फिर ठीक है सर, कोई बात नहीं, शाम तक के अपन दोनों मिलके खाएंगे, वेट करो। बात समझ में आ रही सर? एम्प्लॉयमेंट बराबर प्रॉपर है लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हमको उस चीज की क्या नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती। एग्जाम्पल 100 सीटें हैं, अब उसके लिए प्रॉपर एजुकेटेड आदमी को उसके लिए एग्जाम देने की बात की जाती है, लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि 12th का बंदा भी बैठता है, MBA का स्टूडेंट भी बैठता है, इंजीनियरिंग का भी बैठता है, मतलब उस सीट की कोई वैल्यूबिलिटी नहीं रखते। जो भीड़ पैदा हो जाती है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई इतनी सारी रहती है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं लगता। यही बुरा है कि नहीं बुरा है? बात समझ में आ रही है सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं किसी प्रोडक्ट को ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जेब में कितने पैसे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं कि आपको ये खरीदना चाहिए, ये लेना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि जब पहली बार किसी बार मानव में एक दूसरे के साथ व्यवहार हुआ होगा तो क्या एकदम से 500 और 1000 के नोट के साथ हुआ होगा क्या? पहली बार जब मानव आदि मानव से मानव बने होंगे उस समय व्यवहार फर्स्ट टाइम किससे हुआ? इट इज अ पार्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। अब वो बार्टर सिस्टम आप लोगों को गवर्नमेंट का बीच में होने की आदत है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैंने सर ने मेरे लिए मेहनत की है तो मैंने सर को उसके अगेंस्ट में पैसे न देते हुए धान दिया, चावल दिया, गेहूं दिया, ये बार्टर हो गया। किसी एक चीज के अगेंस्ट में एक चीज का देना, एक्सचेंज हो गई। बीच में गवर्नमेंट थी क्या? जोर से बोलिए। तो झगड़े हुए क्या हम लोगों के? स्कैम हुआ, 420 हुआ कुछ? बात समझ में आ रही है? पीयर टू पीयर, किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार होना डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कि तीसरे आदमी का नहीं होने के कारण कभी भी झगड़े नहीं होते। और आप लोग अगर स्कैम और 420 देखते हो तो किसके वजह से होता है? मध्यस्थी आदमी की वजह से। सेकंड स्टेप पड़ी जीवन में। अब सेकंड स्टेप क्या थी कि राजा महाराजाओं के जमाने में आपने चमड़े के सिक्के देखे, पोटली पोटली भर के देते थे ना किसी काम के अगेंस्ट में। अब जब इस काम के अगेंस्ट में देते थे तो उस समय की बात मेरे को समझा के बताइए, उस समय गवर्नमेंट थी? जब नहीं थी तब किसी प्रकार के स्कैम हुए, 420 हुई नहीं। लेकिन जब हम
करेंसी में आए, नोट में आए। उस दिन के बाद हमको ऐसे ऐसे शब्द सुनने मिले, डूब गई, भाग गई, स्कैम, 420। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शाहिद भाई के माध्यम से बोलो, सर के माध्यम से बोलो, किसी के माध्यम से, तेरे वजह से आए, तूने लाया था, तेरे को देख के कर रहे, तू ही देना मेरे को वापस। ऐसा ही है ना, बुझे हैं? सर अगर इस दुनिया में जादू होता तो शायद इंसान को मरने के लिए नहीं, अमर बनाने के लिए भगवान पैदा करता। क्योंकि दुनिया का सबसे यूनिक चीज भगवान ने सभी को दिया है, जिसको दिमाग बोलते हैं, और उसी को हम फ्रिज में रखते हैं अपने घर। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? समाधान। तो समाधान करने के लिए हमने एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। यहाँ का सबसे अच्छा स्मशान घाट कहाँ पर है? एरिया वाइज है, वो भी देखो बढ़ गया है एरिया, जहाँ बहुत कम प्रॉब्लम देने वाले लोग उनके बीच में रहो। जो रात को भूत बन के आता हूँ उसके बीच में बन जाओ। मतलब परेशानी इतनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन जबरदस्त वाला चाहिए। अमित चौधरी नौकरी तू कर, पगार मेरे घर में लाके दे, मेरा काम जम जाए। और जिस दिन पगार नहीं मिली, तू ही तो था ना, मेरे को बोला था। आज मेरे को स्टेज पे देख के बढ़िया खुशियों से ताली बजाए। एक प्रॉब्लम आने तो ऐसा फटाफट जूते निकाल के फेंक के मारोगे। तू ही था ना अक्ल बांट रहा था हमको, तू ही था ना, बोलोगे कि नहीं सर? मतलब प्रॉफिट सिर्फ आपका, और लॉस के समय में आपका स्टैंड रहना ही आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सर किसी भी चीज को कर्म और ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसलिए मैंने इस किताब में लास्ट पेज पे एक लाइन लिखा हूं कि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उसका अर्थ समझते हैं। इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन की नहीं, नॉलेज की बात की। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं रहेगी, कट जाएगी सर आपकी जिंदगी। सब लोगों की कटने वाली है, कोई टेंशन नहीं। इतना तो है कि घर में खा पी के रह सकते हो, लेकिन इसको संभाल लेना। और जो जनरेशन को पैदा करके बैठे हो ना, उनको संभाल लेना एक बार। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कल बोले कि जिस समय ये चीज बन रही थी उस समय तू क्या कर रहा था। बराबर है ना? क्या होता है, मैंने देखा हूं, जब शादी होने से पहले ना, वो लड़की जिसको हम देखने जाते हैं, ये अपने ऊपर लाके नहीं, शादी होने से पहले अहो आप ये शब्द होता है ना। फिर एक दिन मैंने दोस्त को फोन कर लिया, उसकी वाइफ ने उठाई, बोला विजय कहाँ गया? तो फिर तू पे आई, वो तू ता पे आ गई। और लास्ट में जब 2-4 दिन के बाद और फोन किया, बोला विजय कहाँ गया? मर गया होगा साला, बोल मतलब रेपुटेशन बढ़ती है, और कैसी बढ़ रही है आपको दिख रहा है। मतलब अहो से यानी आप से लेके तू तक इतना तुच्छ लेवल तक जाने वाले इंसानों में ही है। बात समझ में है सर? बस इसको ब्लैक ब्रैकेट में बोल रहा हूँ कि कोई अपने ऊपर पर्सनली न ले, बस उसको फील करे। अगर किसी के साथ हो रहा हो तो उसको अंदर अंदर ही फील करे। इतना जोर से मत बोलो, सब समझ चलो जोक सब पार्ट सब। मैं इसलिए सर ऐसी मत करो, नहीं बस इसलिए क्योंकि मेरे भैया को थोड़ी सी नींद आ रही थी, सर को पानी दे दो। ये हंसाने का पार्ट इसलिए रखा कि अब शायद वो जाग जाएंगे, क्योंकि ना सबसे जल्दी सिर्फ यही थकता है, और इसी के सहारे अपन जी रहे हैं। इसको थकने मत। ये बोल सकता हूँ, अभी बोल सकता हूँ, इट इज अ लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। आप जहाँ बैठे हो, यहाँ से जीवन नहीं बदला तो बोल देना। किसी को 1 रुपया लगाना नहीं है, और किसी को यहाँ पर लगा के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ नॉलेज गेन करना है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पैसा आपके पीछे कैसे दौड़ेगा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं, हर महीने की 2 तारीख को आपके पास अगर लाख रुपए महीना आए, ये बात पता है, तो आपको पिछले महीने की 16-17 तारीख को कैसा फील होता है? बताइए, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिए। ठीक ठाक है, अपने को प्लान रहता है ना अपने दिमाग में कि मिनिमम 1 लाख रुपए तो आने वाला है। अब ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसको ये बात पता है कि मुझे 1 लाख रुपए आने वाला है, वो उसके ऊपर का नहीं सोचता? मिनिमम 1 लाख तो है। मैंने कई जिंदगियों को ऐसा देखा, वो 1 लाख आएंगे कैसे, उसी के पीछे कई साल से भाग रहे। बात समझ में आ रही सर? एबिलिटी से ऊपर स्टेबिलिटी होती है।
पेटीएम मार्केट के अंदर 2006 में रिचार्ज बेचता था, बात को समझाता हूँ मैं। आज पेटीएम अपनी खुद की बैंक लेके मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है? लेकिन पेटीएम ने बहुत अच्छी चीज की आपको क्यूआर कोड दिया। ये क्यूआर कोड की जो प्रणाली है ये जैक मा जी के थ्रू 2009 में आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। अब जैक मा पेटीएम के 39.82% के मालिक है, किसी को पता नहीं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये क्यूआर कोड सिस्टम है क्या, इसके वजह से मैं कैसे सिक्योर हूँ? सर आपके आजू बाजू भी आपका पैसा है, आपके आजू बाजू किसी की जरूरत नहीं है। देखो 4 आदमी की जरूरत सिर्फ मरघट तक ले जाने के लिए लगती है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करना। इवन मेरे भी नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता देता। मैंने बात क्या किया एक्सचेंज की, बस एक्सचेंज करो वो चीजें जिसकी वैल्यू हो। सभी को पता है कि शोरूम की गाड़ी लेने के बाद वो आधी कीमत में बिकती है, फिर भी लोग गाड़ी कैसे लेते हैं? क्योंकि उनको ये पता नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? सर जिसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपका जनरेशन कैसा होगा, मेरे को एक बात समझाइए। मार्केट के अंदर में कोई भी चीज जब आती है, अगर वो जनरेट नहीं होती, पहले के जमाने में था घर में लड़का होना चाहिए क्योंकि उससे जनरेशन आगे बढ़ती है। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन सोच और समझ के साथ साथ आज बात करेंगे तो कई माता पिता ऐसे जिनको लड़कियां हैं, और मेरे को भी गर्व से बोलता हूँ 2 लड़कियां हैं, मेरे को लड़कों का कोई विषय नहीं, और मैं उसको ये समझता नहीं कि नाम वंश ये कोई मायने रखता है। जनरेशन वो होता है कि जो आज की स्थिति में, आज के तारीख में परेशानी से जीने से अच्छा लाइफ को आज बढ़िया से एंजॉय करते हुए जिए, जिंदगी काटे नहीं। सर यहाँ परेशानी तो ऐसी है कि ज्यादा पैसा रखे तो परेशानी है, कम पैसा रहे तो परेशानी है। इसका कारण है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको नहीं आती। अभी मेरे कई दोस्त लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं, सर मेरे को डिविडेंड दे दो, मेरे को ये दे दो। काम 1 रुपए का नहीं करना है, घर में बैठे बैठे पैसे चाहिए। करोड़पति क्या सर, आप उस अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ भी व्यवहार गलत कर रहे हो, क्योंकि आप रोज रात को जब घर जाओगे तो एक बार जरूर ना, जिम्मेदार हो ना, तो रात को 2 बजे उठ के ना उनका चेहरा जरूर देखना, कितने सुकून से सोते हैं बेचारे। क्योंकि उनको ये भरोसा होता है कि जिस आदमी के सहारे मैं जिंदगी काट रही हूँ या मेरे बच्चे काट रहे हैं, वो व्यक्ति ये है। अगर वही चिल्लरगिरी करेगा बाहर तो क्या उनको समझ में आएगा? कितनी घर की लेडीज है जिनके पास मोबाइल नहीं है, लगभग ये 3 बच्ची हैं, इनके पास तो मोबाइल है। मेरे ख्याल से 100% लोग उनके घर के लेडीजों के पास मोबाइल है। व्हाट्सएप ने कितने कमा के दिया उनको आज तक, बताएं सर, थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए। फेसबुक ने कमा के दिया, तो ऐसी नॉलेज का क्या मतलब है जिससे तुमको 1 रुपए का फायदा नहीं हो सकता? ऐसी चीजों से तुम क्यों अवगत नहीं होते कि फ्यूचर मेरा ऐसी जगह पे है जहां से सिर्फ मेरे को चिल्लरगिरी और चोरी चकारी समझ में आ रही है? क्यों नहीं समझ में आ रही आपको ये बात कि समय के हिसाब से पैसा अपना स्वरूप बदल रहा है, तो हमने भी पैसा का वैसा ही रहना। अभी हमारे इतने सीनियर सिटीजन सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूं सर, जब आप युवा अवस्था में थे, यू आर लुकिंग हैंडसम एंड स्मार्ट, ठीक है? Nowadays you are also smart nowadays, but the age factor and the time limit, is that clear? जब आपकी एज होगी उस समय आपका 100, 200, 500, 1000 में काम चल जाता था। अभी चलता है क्या सर आपका काम? इस समय को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो आप? लेकिन अनुभव तो आपका बहुत पुराना है। फिर आपने ये एक्सेप्ट कैसा किए कि आज की 2000 की नोट भी छोटी पड़ रही है? क्यों? व्हाई? उसका कारण बताएं। उसका प्रमुख से कारण ये है कि अगर जीवन में समय पे अपडेट नहीं हुए तो नोकिया बन जाओगे। मोबाइल को किसने पैदा किया? नोकिया ने। कितने लोगों के पास है बताओ? किसी के पास नहीं। कारण क्या है? नोकिया का सीईओ आया था आपको समझाने, उसने अपने आप को, चलो सर अपवाद है, थैंक यू वेरी मच, मिनिमम उसकी आपने कदर की है। बहुत से लोग हैं सर जिनके पास आज भी नोकिया नहीं। रीजन क्या है? बिकॉज उसने समय के हिसाब से अपने को अपडेट नहीं किया। मैंने करेंसी की बात किया था कि आप नोट करेंसी में बैठे, नोट करेंसी में आया, आप नोट करेंसी में थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, डिस्ट्रैक्ट मत। नोट करेंसी में आने के बाद सरकार का बीच में इंटरफेरेंस हुआ, क्लियर है? रिस्पॉन्ड करना सर, क्लियर है? तब उसके बाद हमको स्कैम्स और 420 समझ में आई, ठीक है? अभी मैंने अगर समझो अपने गोल्ड यहां पर फेंक दिया, ये किसका है? ये प्रूफ करते करते कई साल चले जाते। होता क्या है ना, एक बंदर लटका हुआ होता है, ठीक है? और हाथी पकड़ने के लिए जंगल में शिकारी आते हैं, तो हाथियों के बीच में ना वो बंदर को एक भैंसा दिखता है भागते हुए, तो वो
बंदर उसके पास जाके बोलता है तू क्यों भाग रहा है, ये तो हाथी पकड़ने है। अबे बोले ये इंडिया है, जब तक बोले मैं प्रूफ हो जाऊंगा भाई साहब तब तक के कैसा लेकर आएंगे। तो यहाँ की परिस्थिति ये है सर कि जब तक के स्कैम्स में आपको आप सही हो कि गलत हो तब तक के आपके जीवन का आधा अंश निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकल फॉर्म में हो। बात समझ में आ रही है सर? इसीलिए अपना इंडिकेशन ये रखो कि अगर आपने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और टेक्नोलॉजी को आपने अपने पास रखा तो उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं किया क्या? आज आप मोबाइल के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हो जिसको उंगली करना बोलते हैं अच्छे शब्दों में, क्या उसके लिए किसी कॉलेज में आपने ज्वाइनिंग रखी? आपको कैसे समझ में आ गया कि ये मोबाइल है और उसके बीच में ऐसा ऐसा व्यवहार करना पड़ता है? सर माइंड को कमांड दिया आपने कि इसके साथ यही करना है करके आप उतना ही करते हो। इज इट क्लियर? वैसे व्यवहारों को समझना है सर। ये हमने नहीं किया, मैंने नहीं बोला कि क्रिप्टो करेंसी लेना है या क्रिप्टो करेंसी आने वाली आभासी मुद्रा आपके लिए योग्य है। यह समय की आवश्यकता है। आपको इंडिया में एजुकेशन पसंद नहीं है या इंडिया का एजुकेशन उतने बड़े लेवल पे नहीं है जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को फॉरेन में भेज रहे हो। इज दैट क्लियर सर? जोर से बोलिए। फिर जब आपका इंडिया का बच्चा फॉरेन में रहता है तो करेंसी भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? फिर आप उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसके लिए टैक्सेशन पेड करना पड़ेगा, हर तरीके की सुविधा पेड करनी पड़ेगी। तो इतनी वैल्यूएबल कंट्री और उस वैल्यूएबल कंट्री के पास अपने खुद की कोई आभासी मुद्रा नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तब जाके मुझे अपने आप को इंडियन कहने से डर लगता है कि पूरी जिंदगी भर 100 रुपए के लिए सर ने अपने आप को 2011 से वैल्यू ही नहीं बनने दिया, जिसके लिए उनको प्रॉपर्टी रखना पड़ा। इज दैट क्लियर सर? क्योंकि आपको कभी भी पता है माननीय रात को 12 बजे बोल देंगे ये भी बंद। ठीक है? जब कभी भी कोई चीज किसी के कंट्रोल में रहेगी 100% वहां स्कैम्स और तकलीफ है। और आप आज भी अगर गर्व से बोलते हो ना कि मैंने पूरी जिंदगी जिया हूं अभी तक, तो आप गलत हो। एक कैलकुलेशन बताता हूं, मेरी एज 40 साल है, 20 साल तो सोने में गए मेरे, क्योंकि शरीर में 24 घंटे मिलेंगे एक दिन में, 12 घंटे सोने में गए, 12 घंटे दिमाग ने काम किया, 12 घंटे मैंने क्या उखाड़ लिया? अच्छे से बताओ, जिसमें मैं सोया रहा। बताइए सर प्लीज। फिर मैंने जिंदगी पूरी जिया, थोड़ा जोर से बोलिए। जिया क्या मैंने सिर्फ कितनी जिंदगी जिया सर? उसमें भी आपका कानून मना है कि 18 के ऊपर शादी, 18 के पहले नहीं कर सकते लड़कियों को। तो अभी हुई, लेकिन समझो मैंने 18 में शादी किया, मतलब हमारी शादी को सिर्फ कितने साल हो गए? मतलब मेरे को पैसा कमाने के लिए कितने साल मिले? 2 साल। बाकी के साल का क्या किया मैंने? तो गर्व से बोलोगे मैं 80 साल जिया बाबूजी। तब बात आती है टेक्नोलॉजी की, कि एक ऐसा क्षेत्र कि आप सोए भी रहोगे तो आपके वैल्यूज की वैल्यूबिलिटी और वॉल्यूम बढ़ाएगा। ऐसी चीजों के साथ जुड़ना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? अगर आपको जनरेशन को आगे मजबूत देखना है तो जो आपके लिए लागू है वो उनके लिए लागू है, लेकिन जो आपके पास नहीं था अगर वो उनके पास नहीं है तो आप अपने जनरेशन के साथ गलत कर रहे हैं। 1940 में, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, 1940 में बहुत अच्छे से सुनना, 10 रुपए में काम चल जाता था बाबूजी। क्लियर? अरे इतना बड़ा नहीं भैया, अरे लेकिन शब्दों के साथ साथ मान लेना मेरी नैतिक जिम्मेदारी। सर 50, अब वो देखो 50 वाला भी बात आ गया तो समझ देता हूँ। 25 साल तक तो समझ ही नहीं आता जिंदगी में करना क्या है। क्लियर? 25 से 50 तक पूरी जिम्मेदारियां ऊपर आ जाती है, और 50 जैसी क्रॉस हुए तो क्या बोलते हैं? सटिया गया इसकी सुनो मत। मैं किसी तरह इज इट क्लियर सर? 20 साल के बाद जब हमारे इंडिया में सर्वे हुआ 1960 में 10 बढ़ा। अब उस समय जिसके पास 100 रुपए थे वो अच्छी जिंदगी जी रहा था, शायद आप लोगों का उस समय जन्म हुआ होगा। इज इट क्लियर सर? फिर उसके बाद जब हम और 20 साल के बाद देखते हैं तो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का जमाना आया, जिसमें अगर उनके पास 1000 रुपए है मतलब 10 बढ़ा। अब जब 10 बढ़ा तो जिसके पास 1000 रुपए है उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। इज इट क्लियर? अब मिलेनियम का जमाना आया, जब आमिर खान जी ने पिक्चर निकाला मेला, उसमें गाना था, देखो 2000 जमाना आ गया। उस समय पे 10 बढ़ा, कितना हो गया सर? 10,000 हो गया। अब उस समय जिसके भी घर में
10,000 रुपया महीना आता था। वो बाप ये सोचता था साला मैं अपनी लड़की की शादी इसके साथ करा देता हूं क्योंकि इसकी मिनिमम 10,000 रुपए तो सैलरी मेरी बच्ची को पाल लेगा। इज इट क्लियर? अभी अपन कौन से साल में है सर? 2020 में है। 1 0 और बढ़ाते हैं, कितने हो गए? 1 लाख हो गया। मेरे कितने भाइयों के पास 1 लाख रुपए महीना आता है, ये क्लियर बताइए प्लीज, जोर से बताना। अपवाद हाथ भी पूरा नहीं हो रहा है। बात समझ में? उनको पता है क्या बोलूं, 1 0 कम हो गया तब क्या बोलूंगा। बात समझ में आ रही? अगर 2020 में पूरे अनुभव के साथ, पूरे एज के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ अगर 1 लाख रुपए महीना आज नहीं है तो घंटा 2040 में 10 लाख रुपए महीना रहेगा। नहीं बराबर। देखो घंटे को निकालो क्योंकि घंटे से ही आगे जिंदगी बढ़ने वाली है। सर टाइम की बात कर रहा हूं, कुछ अदरवाइज मत लेना। देखो सिंपल सा लॉजिक है। 2040 का प्लान क्या है आपके पास? बताइए मेरे पास कोई ऐसा प्लान जिससे आप अपने बच्चों 2040 तक तो मिनिमम भगवान करे सभी रहे, लेकिन 1 0 बढ़ेगा तो उसको मैनेज कैसे करोगे जब आज ही अपने पास 1 लाख नहीं है? क्यों सर? क्योंकि किसी ने आपको 1940 में रोका नहीं पैदा होने के लिए, ना 60 में रोका, ना 80 में रोका, ना 2000 में रोका, ना 2020 में रोका। सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर वैल्यू? तो 2040 में आपका वैल्यू क्या है? वेरी गुड कॉन्सेप्ट। कोई कोई अगर 2040 का प्लान आज तैयार नहीं करेंगे तो सर हमारी जनरेशन हमसे क्या अपेक्षा रखेगी? पिछले 2 सालों से आपके पास एजुकेशन की कोई प्रणाली नहीं है देश में। क्या आपके बच्चे 2020 से अभी तक स्कूल गए हैं क्या? अच्छे से बताइएगा। क्या उनका शारीरिक कुछ हुआ अभी तक? कैसी हालत हो गई उन लोगों की, आपको खुद को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन के चक्कर में वो अभी ऑनलाइन तो पैदा नहीं होंगे ना। उसके लिए तो जमाना आएगा सर देखो बेसिक चीजों को समझो सर। हम उनको क्या मानसिकता से आगे बढ़ाएंगे सर? किसी चीज की रुकावट नहीं होती, सिर्फ ऐसा होता है जितना है उतने में रहे, जितनी चादर है उतने ही पैर फैला। ये हम लोगों के मेंटेलिटी में डाला गया है। क्यों नहीं 2-3 चादर और यूज करते हैं जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो? ये मानसिकता क्यों नहीं बनी अभी तक? उसका प्रमुख कैसे कारण यही है क्योंकि आपको बताया गया है कि पेटीएम के अंदर में जो डिजिट है उसको पैसा बोलते हैं, और किसी ने जगह बता दिया कि भैया बैंक में चले जाना, वहां पर एक डिजिट को देने के बाद ना वहां से कैश मिलती है। यही सिखाएगा ना, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में समझ में नहीं आता था। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन, क्रिप्टो को ट्रेड करने की परमिशन पेटीएम की वजह से ही मिली। मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जब 2017 में आरबीआई के विरुद्ध में एक पिटीशन डाला तो उन्होंने यही बात रखी कि अगर आभासी मुद्रा को मतलब क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना यह गुनाह है तो पेटीएम क्या है? पेटीएम तो बैंक नहीं थी ना उस समय। जोर से बताइए। फिर उन डिजिटों को आपने कैसे मान लिया कि ये पैसा है? इज इट क्लियर? सर देखो मिरेकल कुछ नया नहीं है, आप लोगों को सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अवेयरनेस इज द बेस्ट क्वांटिटी टू बी अ गुड एंड इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस लाइफ। आपको आता सब कुछ है लेकिन आप जानबूझ के उस चीज को नहीं समझना चाह रहे, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस 100% रुकी पड़ी है। हम अभी भी पैसे के पीछे भाग रहे, पैसा हमसे आगे भाग रहा है। कोई जरूरत नहीं है, अपनी क्वालिटी के पीछे भागो, अपनी नॉलेज के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। 2 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, उसके लिए आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता हूँ मैं खुद, एज एन एडवोकेट खुद ही बोलता हूँ। पहला पैसा कमाया जाता है तजुर्बे से। इज इट क्लियर सर? राइट। और दूसरी बार पैसा कमाता है इन सब नॉलेज से। तीसरा पॉइंट बताओ जिसके वजह से मेहनत तो साला रोजगार हमी पे जाने वाला भी करता है जिसको 420 रुपए रोज मिलते हैं। अगर मेहनत का नाम ही वो है तो फिर तो पूरे इंडिया के 95% लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर करोड़पति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट सी हो गई है कि जिसके जेब में रेनॉल्ड्स का पेन रहता है, पेन इतना लंबा होता है, कितना लंबा होता है? इतना लंबा होता है, हमेशा झुकता है, लिखते रहता है, और शाम को उसके ऊपर की टोपी आके चुपचाप से उस पर बैठ जाती है। पर हम ऐसा है। इज दैट क्लियर?
हमको हमेशा दूसरों के हाथ से खेलने की आदत सी हो गई है। हमको अपने ऊपर नेता की जरूरत है, हमको बीच में गवर्नमेंट की जरूरत है। फिर गवर्नमेंट रात को बोलती है बंद तो बंद, रात को 8 बजे कोरोना आएगा, सुबह 6 बजे जाएंगे, हमको मानना पड़ेगा। किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला। हमको सुनना पड़ेगा क्योंकि हमको डिसेंट्रलाइजेशन की आदत ही नहीं है। नहीं, सिर्फ भैया को है, भैया को समझता है ये प्रॉपर्टी किसकी है, बीवी मेरी है, तो प्रॉपर्टी की मेरी है। जब कोई फिजिकल एसेट्स आपका है तो डिजिटल एसेट्स भी आपका ही होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब वैल्यू कैसे बढ़ेगी? आपने कोई अनयूजुअल चीज पे सभी आपके हिसाब से पैसा लगाया है क्या, जिसका वैल्यू नहीं मिलता? क्यों समझता है हमको कि गोल्ड और प्रॉपर्टी ये फ्यूचर का बेस है, जिसकी वजह से अपने बच्चों की एजुकेशन और बच्चियों की शादी में इससे कर सकता हूं? यही माइंड में सेट है ना? यही सेट है कि नहीं है सर? तो उसके लिए खरीद फिरोख्ती होती है क्या? एक्सचेंज होता है। हमने अपने शब्दों को आज तक समझा ही नहीं। क्या जरूरत है गवर्नमेंट को बीच में साक्षीदार बनाने की कि मैं और सर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर में अगर लेन और देन कर रहे हैं तो उसके लिए साक्षीदार गवर्नमेंट को रखते हैं ना? अब सर सबसे बड़ा स्कैम है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस हुई, रजिस्ट्री कितने की करोगे? 5 लाख। बाकी के पैसे क्या? बाकी तो और जाएगा ऊपर। नहीं, वो जो भी होगा जो भी, ये ऊपर वाला जो खेल है, इसको आपके शब्दों में आप क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे कि स्कैम कहेंगे? स्कैम ही रहेगा। देखो कितनी खुली परमिशन है। उसके बाद में भी आप बोलते हो कि जहां वेरिफिकेशंस होने के बाद धोखा है अगर, तो सबसे पहली बात तो आप धोखे का काम ऑलरेडी फिजिकली करते हो। इज दैट क्लियर? गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, ये तय है। तो लाइसेंस मिलने का कारण ये नहीं है कि लाइफ में मैं अमर हो गया, मर जाऊंगा नहीं, मरूंगा नहीं। सर कुछ बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्लाइट घर पे नहीं आएगी लेने, फ्लाइट के लिए जाना पड़ेगा। गोल सेट करो, माइंड सेट करो। पैसे वाला हमको बनना है, खुद को बनना है, तो उसके लिए उस स्ट्रेटजी पर चलना जरूरी है। लाइफ काटना नहीं है, जीना है। तो हमको कुछ स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, जिसका पहला पॉइंट बताया मैंने आपको, क्रिप्टोग्राफी। आपने एटीएम भी यूज किया, एक्सेप्ट किया कि नहीं? आज भी सबके पास एटीएम होंगे। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग को यूज किया कि नहीं किया? उसके बाद आपने गूगल पे को यूज किया कि नहीं किया? तो सर आपको क्रिप्टो करेंसी भी आने वाले समय पे यूज करना पड़ेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में जनसंख्या रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यवहार सिर्फ इंडिया में इंडियन एक दूसरे के साथ कर सकता है। यही प्रावधान जब तक के बना रहेगा तब तक के हम दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वो आधार है जिसके वजह से सिर्फ उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि लेन देन करने का मतलब एक मध्यस्थी पार्ट निभाने का काम ही क्रिप्टो करेंसी करती है, बाकी कुछ नहीं है उसका। एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। और एक बात ध्यान रखना, अगर गोल्ड को, सिल्वर को और प्रॉपर्टी को एसेट्स का रूप मिला है तो इट इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, इट इज अ डिजिटल एसेट। क्या है सर वो? क्यों? क्योंकि अगर क्रिप्टो को करेंसी का दर्जा दिया जाएगा तो इंडियन करेंसी के साथ उसका वैल्यू मार्केट के अंदर में खराब होगा कि नहीं होगा? सो करेंसी नहीं, उसको डिजिटल एसेट समझ के आपको अपने आप के लिए एक्सचेंज करके रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब लोग बोलते हैं शिबू ने इतना हाइट लिया, डॉजी कॉइन ने इतना हाइट लिया, बिटकॉइन ने इतना हाइट लिया। कितना भी बड़ा तोप आ जाए सर, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्रिप्टो का कितना भी बड़ा जानकार होगा, 6 रुपए का बिटकॉइन 62 लाख पे पहुंचा कैसे? बस उनको यहाँ पर आधा घंटा बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि इसको ब्लॉकचेन, इसको क्रिप्टो करेंसी, इसको डिसेंट्रलाइजेशन पूरा चीज समझता है। आधे अधूरी बातें कर करके हमने अपने हाथ के व्यवहारों को खराब किया है। मैं लंदन पास सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर हूँ और इंडिया में 7th रैंक आया हूँ मेरे लिए अपने आप में। और सर आपको एक भी बात बता देता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जितने जल्दी मेरे से लोग सेवा लेना चाहे ले लें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मेरी स्पीच सुनने के लिए एक पर्सन से 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। फ्यूचरिटिक दृष्टिकोण अच्छा है अपना, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और मैं सिर्फ किसी को भी, देखो पूरे सर अच्छे से देख लेना मेरा कैमरे में, किसी को भी ये खरीदो ये बेचो ये कभी नहीं कहूंगा। ये एजुकेशनल पार्ट है, ये नॉलेज की आवश्यकता है आपको, क्योंकि देखो इतने लोगों को अगर क्रिप्टो करेंसी को व्यवहारिकता में कैसा लाना है और कैसा रखना है, ये जिस दिन समझ में आ गया, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट्स आपके पास है। क्यों?
क्योंकि 2009 में बेसिक ही बता के खत्म करूंगा। 2009 में पहली बार सतोशी नाकामोटो को समझ में आया था ब्लॉकचेन की ताकत क्या है। अब ब्लॉकचेन किसने बनाया ये भी बात बता देता हूं, क्योंकि ब्लॉकचेन होता क्या है पहले ये भी समझना जरूरी है कि नहीं है। ब्लॉकचेन ये वो प्रणाली है 1991 में, किसमें सर 1991 में दो मित्र थे स्टुअर्ट हैवर्ड और स्टोनेटा। इनके मन में ये बात आई कि हर एक देश का प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ये अपने तरीके से पैसे के व्यवहार करता है, इज इट क्लियर? जब उसके मन में आया तब छापता है, जब उसके मन में आया तब बंद करता है, यही होता है ना। तो हमारे एजुकेशन का क्या फायदा कि हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों ने इन्हीं के कंट्रोल में व्यवहार करना चाहिए। तब जाके उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बायर्स ने 1992 से उसको व्यवहारिकता में लाया। किस चीज के लिए व्यवहारिकता में लाया? कि अपने हिडन सीक्रेट्स को, किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को, डिजिटल वेरिफिकेशंस को एक जगह पे रखने का, जिसके वजह से उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी उसका वेरिफिकेशन कर सकता है, कोई भी तोड़ नहीं सकता। एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा मैं आपको और ये आपको समझना है। अभी समझो सर का मुंबई महानगर पालिका में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट तो बना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा। अब सर चाहते हैं अपनी एज कम करना, सर ने उनको 1000-2000 टिका दिए, बड़ा नीचे तो 500-1000 में तो अच्छे नीचे हो जाते हैं, एज भी नीचे हो गई। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये पॉसिबल नहीं। क्यों? उसका कारण बताता हूं। क्योंकि इसमें ना डिलीट होता है ना एडिट होता है। एक बार जो आपने रख दिया उसके बाद वो खुद भी व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता। अब 2009 में इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला अगर किसी ने फायदा उठाया तो उनका नाम है सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन का निर्माण किया और 2,10,00,000 बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पे ले जाकर रख दिया। बात समझ में आ गई? अब यह निर्माण किसने किया? सतोशी नाकामोटो ने। सतोशी नाकामोटो का नाम तब तक जीवित था जब तक कि वो ब्लॉकचेन पे नहीं चढ़ा। बात समझ में आ गई? जैसे ही वो ब्लॉकचेन पे चढ़ा सतोशी नाकामोटो हट गए, बिटकॉइन नाम आ गया उसका। बात समझ में आ गई सर? अब आपके जैसे सतोशी नाकामोटो भी कौन व्यक्ति रह गए? एक साधारण से उसके खरीद फिरोख्त करने वाले व्यक्ति रह गए। बात समझ में आ रही है? और बिटकॉइन जो इस दुनिया में एक में वो ऐसा माइनेबल टोकन है जो 2141 मतलब यहां से लगभग 120 साल के बाद 2,10,00,000वां टोकन बनेगा आखिरी, तब हम कोई भी चिंता नहीं लेंगे। ये इसकी स्टडी है, इसका अभ्यास है। अब वो एक में वो माइनेबल टोकन होने के कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। उसको ऐसा वेदर चाहिए कि उसको बनाने के लिए टोटल 24 आवर्स ठंडा ही वातावरण चाहिए। इसलिए लोगों ने POS सिस्टम में आना चालू किया, जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं, जिसके वजह से वर्ल्ड के जितने भी टोकन्स हैं जो अभी मार्केट के अंदर में आपको अच्छी प्लेटफॉर्म और अच्छे एल्गोरिदम पर दिख रहे हैं, उसका प्रमुख से कारण है क्या कि वो आपको सिर्फ स्टेकिंग में दिखेंगे। तब ऐसा करते करते अमेरिका ने बिटकॉइन के ऊपर में हल्ला किया। क्यों किया? क्योंकि बिटकॉइन अपनी लेनदेन से ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होने लगा। हमारे जैसे लोग जिनको समझ में आने लगी स्थिति उसको रखने लगी। 2014 में वो पैदा कब हुआ? 2009 में। 2014 में जब उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए का एक हुई, अमेरिका भिड़ गई उसके ऊपर। इतना ताकत लगा कि बिटकॉइन को हैक करने की कोशिश की है सर, इतना ताकत लगा कि वो हैक नहीं हुआ। और आज अगर पूरी दुनिया की अच्छी क्रिप्टो करेंसीज आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल दिख रही है तो सबसे पहले धन्यवाद बिटकॉइन का करना चाहिए कि उसने बहुत थपेड़े और बहुत धूप छाप देखते हुए बाकी के टोकनों को आधार दिया है कि भैया मैंने पूरा साइन कर लिया, अब तुम मार्केट में अपना नाम बनाओ। इज इट क्लियर? और आप लोगों के लिए सबसे यूनिक चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस जनरेशन के लोग इस टेक्नोलॉजी को अपने जिंदगी में उतार चुके हो। ये हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से पैसा कमाने का भी, पैसा बनाने का भी और कई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर टेक्नोलॉजी को सीखने का एक बहुत प्रमुख से आधार बन चुका है। क्यों?
क्योंकि आप अगर यहां तक पहुंचे तो उसका प्रमुख कारण तो टेक्नोलॉजी ही है। अभी तो ऐसा तो है नहीं कि कबूतर से अपन चिट्ठी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप में तो 1 सेकंड में इधर का उधर फॉरवर्ड हो ही रहा है ना सब चीजें। हमने टेक्नोलॉजी को अपने घर में आधार बना के रूप में काम करना चालू कर दिया है, लेकिन उसके प्रॉफिट्स भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो ये कैसे होगा? लेन और देन से होगा। अब किसी चीज की प्राइस कम हो गई तो यार ये कम क्यों हुई, साला मैंने तो इसको $75 में लिया था, अब ये 10 पे आ गया। होता है ना मार्केट में, ऐसी है ना। ये क्वेश्चन सबसे मेजर है कि यार इतना बढ़ने के बाद ये क्यों हुआ। तो सर आपको ये भी बता देता हूं कि पीक स्टेटमेंट्स के साथ यानी सुअर की जैसी सोच वाले जो लोग हैं वो मार्केट के अंदर में एक पैनिक तैयार करते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। कुछ दिन पहले जब बिटकॉइन 62 लाख पे था, अच्छे से पता है आपको, एक मार्केट में न्यूज चली क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। बात समझ में आ गई? अब इसका भी पूरा विवरण मैं आपको देता हूं, अच्छे से समझना। तो सर क्रिप्टो करेंसी किसी फिजिकल हाथ में नहीं है जिसकी वजह से वो बैन नहीं हो सकती। अगर होती तो हमारे जैसे लोग बैठते हैं यहाँ पे, ये तो अमित शाह जी और मोदी जी के पास ही रहती, उनसे फिर अपन एक एक करके लेते रहते। बात बराबर समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक न्यूज आई मार्केट में कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आपकी बैन होने वाली है। इज दैट क्लियर? अगर वो प्राइवेट शब्द हटा के ऑल शब्द कर देते तो समझता कि बैन होता। इज दैट क्लियर? ये प्राइवेट शब्द किसी का ही ध्यान नहीं गया इंडिया के अंदर में कि प्राइवेट शब्द क्यों लिखा गया। तो ये भ्रमित करने के लिए जो लिखा गया उसके पीछे का इंटेंशन ये था कि ब्लॉकचेन जो है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? अच्छे से सुनना, कितने प्रकार की? सबसे पहली होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन का एग्जांपल है रिपल आपका, ठीक है, और हाइपरलेजर, डैश, ये आपके प्राइवेट ब्लॉकचेन। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है? जिसके वजह से इंडिया इसको बैन करना चाहता था। भैया ने और मैंने एक इंटेंशन रखी कि अपने को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च करनी है। इज दैट क्लियर? जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च करनी है शब्द आया तो उसके लिए आवश्यक क्या पड़ता है? ब्लॉकचेन। क्या पड़ता है सर? जोर से बोलिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कहां रखा जाता है? अब इन्होंने क्या बोला? अरे यार अमित सर एक काम करते हैं, अपन प्राइवेट ब्लॉकचेन ही बनाते हैं जिसमें सिर्फ हम दोनों के सिवा तीसरा कोई देख नहीं सकता। बात समझ में आ रही? जब दोनों के सिवा तीसरा देख नहीं सकता तो वहां स्कैम्स और 420 होगी कि नहीं होगी? तो जो इंडिया बोल रही थी वो ये है कि बाहर के देशों से आतंकवादी रूप से पैसा आना, किसी भी प्रकार से गलत ट्रीटमेंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पासवर्ड्स को चोरना, ये सब चीजें होना, ये नहीं होना चाहिए करके प्राइवेट ब्लॉकचेन को बैन करना है। किसको करना है? बात समझ में आ गई? अब फिर आ गए अपन पब्लिक ब्लॉकचेन। अब पब्लिक ब्लॉकचेन की मैं बात करता हूं। प्राइवेट का समझ में आ गया, जैसे आपकी इंडिया की इसके पहले की कंपनियां, कोई एक डायरेक्टर रहता है, ठीक है, एक आदमी के नाम से अपन पैसा उठा के उसको दे देते हैं, उसको कभी ये भी नहीं पूछते कि तू इसका करने क्या वाला है। लास्ट में उससे जब मांगने जाते तो हाथ खड़ा कर देता है, भाई मेरे से नहीं जानता, जेल में डाल दो। यही हुआ इंडिया में। जोर से बोलिए। तो दिल से तो पहले कंपनी नाम शब्द निकाल लो, इट इज नॉट अ कंपनी। पहली बात तो समझ में। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनियां पैसे लगाती है। जो ये समृद्धि मुंबई नागपुर रोड बन रहा है उसमें कंपनियां पैसे लगा रही है ना। बात समझ में आ रही है? प्रोजेक्ट कभी भी सभी का होता है, पब्लिक का होता है, उस पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि इसकी मैं वैल्यूज को कैसे अपने पास रखूं। तो जब मैं पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करता हूं तो पब्लिक ब्लॉकचेन में एक चीज समझ में आती है कि सर ने मुझे कुछ दिया। बहुत अच्छे से सुनना। तो ये कौन हो गए? गिवर। ये कौन हो गए? गिवर। और मैं कौन हो गया? रिसीवर। कौन हो गया? तो गिवर ने रिसीवर को कुछ दिया तो पीयर टू पीयर हो गया, यानी हम दोनों को ही पता है क्योंकि उनके क्रिप्टोग्राफिक एड्रेस से मेरे क्रिप्टोग्राफिक एड्रेस पर कुछ आया। तो इसका वेरिफिकेशन कहां मिलेगा आपको? पब्लिक ब्लॉकचेन पे। कहां मिलेगा? तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन किसी के हाथ में है क्या? अब समझो हमने किसी गलत कारणों से वो ट्रांजैक्शन किया होगा, मैडम भी देख सकती है, सर भी देख सकते हैं कि इन दोनों ने कोई व्यवहार किया। और मैंने शब्द क्या बोला कि इसको डिलीट भी नहीं कर सकते और एडिट भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है?
मेरी सोने की अंगूठियां चोरी हो गई और रजिस्ट्री के लिए किसी का मर्डर हो गया तो ये कई साल लग जाएंगे प्रूफ होने के लिए, लेकिन 1 सेकंड लगता है कि इस आदमी ने इस आदमी को ये चीज दिया, वो वेरिफिकेशन मिलना। तो सबसे अच्छी बात है कि नहीं वेरिफिकेशन का मिलना। तो ये सिक्योरिटी है कि नहीं? फिजिकल में पॉलीथीन और डिजिटल में इंटरनेट और ब्लॉकचेन के सिवा इस दुनिया में कुछ भी जिंदा रहने वाला नहीं है, इसलिए घमंड करना छोड़ दो। फिजिकली सिर्फ पॉलीथीन बचने वाली है और डिजिटली इंटरनेट और ब्लॉकचेन के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। सर दुनिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर कौन है बताओ सर? इलॉन मस्क, टेस्ला की गाड़ियों की वजह से, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सेकंड टॉप मोस्ट मार्क जुकरबर्ग, ड्यू टू फेसबुक व्हाट्सएप। थर्ड नंबर पे जैक मा, जिन्होंने हमको पेटीएम का क्यूआर कोड दिया और अलीबाबा के नाम से उनका कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा कौन है? अपने मुंबई से तो है, बड़े जल्दी समझ में आ गया। अच्छा सर ये रोजगार हम ही के काम पे भेजते क्या लोगों को? पावड़ा लेके और उधर लेके भेजते क्या, जाओ गड्ढे करके आओ, मैं इंडिया का नंबर 1 टैक्स पेयर हूं, ऐसा कुछ है? किसकी वजह से सर? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड का टॉपेस्ट अगर इनकम टैक्स पेयर कोई होगा और उसको अगर पैसा बनाना है, जनरेट करना है, तो उसके पास एक ही औजार है, उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बात समझ लेना भाई। सर ये तो इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि अगर हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन नहीं की तो जनसंख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन लेन देन की हमारी क्वालिटी आज भी हम पीछे रह जाएंगे। तो जो इंडिया के लोग गर्व से बोलते हैं हम चाइना से 10 साल पीछे है, उनकी गलती नहीं है, गवर्नमेंटों के कुछ निर्णयों की वजह से हम पीछे हैं। 10 साल लग गए हमको कि हमने कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं किया। इज दैट क्लियर सर? राइट। फिर हमने मना किया कि हम मोबाइल नहीं लेंगे, लेकिन आज मोबाइल आपकी सबसे पहली जरूरत है। आंख खुलने से पहले पे देख ले किसी का मैसेज तो नहीं आया, बराबर है? जिस भगवान को हम पैर पड़ के चप्पल से आगे, चप्पल लेके अंदर नहीं जाते, उसको वॉशरूम में लेके जाते हैं। जय शिव बाबा। वॉशरूम में होता है ना। बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी आप लोगों को कहां पहुंचाने वाली आप समझ लेना। सर देखो इसको अवहेलना के रूप में मत लेना, ये मैजिक है, ये चल रहा है, आप लोगों के साथ चल रहा है। फिर हेयर स्टाइल बदली, कपड़े बदलने का स्टाइल बदला, कलर आ गए एक से। अब तो परसों के दिन तो मेरे को आग लगाने वाला कलर दिखा एक लड़की के सिर पे। मैं तो बाल्टी भर पानी फेंकने वाला था, बाद में उसने ऐसा ऐसा की तो समझे इसके बाल है। तो इन्हें कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। फिर पैसा कमाने का तरीका क्यों नहीं बदल सकता? सर गलत तो नहीं बोल रहा, फैक्ट है। हर चीज इस दुनिया में आपको चेंज एक्सेप्टेड है, वाई आपको पैसा कमाने का तरीका एक्सेप्टेड नहीं है, और वो भी वहां जहां आपको सभी वेरिफिकेशंस मिल रहे हैं। सर ये वजीर एक्स पे क्यों नहीं है? अबे जिस पे है उस पे तो रहे। अभी यहाँ बैठे हुए सबसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी आपको कितनी चेयर लगेंगी यहाँ हॉल में बैठने के लिए? तो यहाँ हम तो 4-4 एक्सचेंजेस में, एक पे तो ढंग से बैठ जाओ, 4-4 और आपको अवेलेबल कर देखो, 4 खाली है, बैठ जाओ उसमें। तो लोग इस पे क्यों नहीं है? अच्छा मेरे को ऐश्वर्या पसंद है, अब वो आपकी बीवी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरी बात शादी शिल्पा से एक ही ठीक है। तो एक एक्सचेंज पे भी अगर हो और आपकी गवर्नमेंट ने अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हिलाता है और हम लोगों के संविधान के साथ ये बहुत बड़ी अन्याय हो जाएगी कि हमको नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सोचा होगा ना कि जब आप नौकरियां अवेलेबल नहीं कर सकते, जब आप एजुकेशनल की प्रणाली चेंज नहीं कर सकते, तो लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तो एडॉप्ट करने दो। जिसके वजह से आपके सामने एग्जांपल है कि पेंडेमिक में इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रेटली से एक बिटकॉइन चैरिटी के रूप में लिया था। कितने लोगों को पता है? रोनाल्डो फुटबॉलर, उससे 3 लिया था। तुमको लेना तो चलता है, कमाना की देना नहीं चलता। तो आपको बता देता हूं सर, लिख के रख लेना अच्छे से, 6 लाख करोड़ रुपए का, क्या सोचा, क्या बताया मैंने? 6 लाख करोड़ रुपए का इंडिया के युवाओं ने और हमारे जैसे लोगों ने एक्सचेंज करके रखा है। क्या? क्रिप्टो।
बात समझ में आ रही है सर? कितने लाख करोड़ रुपए का? आपके हिसाब से डिमोनेटाइजेशन हो गया ये? अब समझो कि गवर्नमेंट ने कल इस पर बैन लगा दी, जैसे न्यूज़ेस आए थे। अब 6 लाख करोड़ रुपए को गवर्नमेंट किससे एक्सचेंज करेगी बताइए? वही तो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा कि 500 रुपए की नोट जब बंद किए थे तो आपको प्रॉपर्टी दिए थे क्या? आपने क्या बोला? सरकार दिए। तो क्या गवर्नमेंट को क्रिप्टो को बैन करना परवड़ रहा है क्या सर? अच्छा, 2017 में बैन हुआ था ना? क्या उस समय पे लोगों के पास बिटकॉइन और बाकी की करेंसीज नहीं थी क्या? क्योंकि सर्वर्स के कारण किसी का भी कंट्रोल, किसी पर्सनल व्यक्ति का, नामांकित व्यक्ति का, निर्वाचित व्यक्ति का किसी एक चीज पर कंट्रोल नहीं होता, ना वो डिसीजन मेकर होता है। सो वो जैपनीज बनकर भी इसको खरीद सकता है। तो मैं इंडिया में रहने वाला वीपीएन के थ्रू जैपनीज बनके वहां की करेंसी भी अपने पास ला सकता हूं। उसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गई सर? ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है लेन और देन करने का। तो वो एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। आपने बार्टर तो क्लियर किया है मैंने आपको। तो सर इसमें करना क्या है? तो इसमें प्रामाणिकता से यही करना है कि सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी सीखना है। मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी बताया जो आपके मोबाइल में है। मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी बताया जिसको आप कई साल से बिटकॉइन के रूप में सुन रहे हो। मैंने आपको ब्लॉकचेन बताया। अब इथेरियम नाम सुने हो सबने? इथेरियम की ब्लॉकचेन, एक 22 साल का लड़का है जिसका नाम है विटालिक बुटेरिन। क्या नाम है सर? जोर से बोलिए। विटालिक बुटेरिन। ये लड़के ने एक सुंदर एग्जांपल दिया कि अगर सर को 20 करोड़ का लोन चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा से, अच्छे से सुनना, और सर को 10 करोड़ का लोन चाहिए बिटकॉइन अपना क्रिप्टो करेंसी से, एलपीएनटी से समझो लोन चाहिए, वो तो 8 करोड़ ही है, और इनको 20 करोड़ का लोन चाहिए बैंक से। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि बैंक के पास अगर सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही है तो क्या ये 20 करोड़ का लोन बैंक से ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? और बैंकिंग है, दूसरे बैंक से मांग के तो इनको पूरा कंप्लीट करके ही दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? लेकिन एलपीएनटी सिर्फ 8 करोड़ है, बिटकॉइन सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है, तो ये 20 करोड़ का लोन कैसे ले सकते हैं बताओ? बात समझ में आ रही है? कोई भी डिलीट और एडिट नहीं हो सकता, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी। बैंकों में ये चीज हो सकती है। आप 10 प्रकार की बैंक से कोर बैंकिंग के थ्रू पैसा ले सकते हो, जिसके मार्गदर्शन में आप उनको उनका बैच दे सकते हो, लेकिन इस कस्टमर को खाली नहीं जाने दे सकते, और वहां पर स्कैंडल्स और स्कैम्स के चांसेस बनते हैं। लेकिन कोई चीज लिमिटेड है, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है और जिसकी डिमांड बढ़ गई, लोग उसको रखना कभी भी पसंद करते हैं। अभी जो ज्वाइंट पर्सन होंगे उनको मैं एकदम क्लियर बात बता देता हूं कि आपके लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन का एलपीएनटी का प्राइस नीचे क्यों आया। क्वेश्चन यही आता है ना कभी कभी कि सर प्राइस क्यों नीचे आता है, तो उसका प्रमुख से कारण समझो। जब ये 0.40 सेंट में मार्केट में आया था तब उसकी तारीख थी 10 मई 2020। कब की सर? क्लियर है? उस समय $100 में $250 टोकन मिलते थे। कितने मिलते थे? अब $100 में सिर्फ 8 मिलते हैं, क्योंकि उसकी क्या चीज बढ़ गई? वैल्यू। तब क्वांटिटी ज्यादा थी, अभी क्वांटिटी कम है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जिसने 18 महीने की स्टेकिंग किया था, 11 दिसंबर के बाद उसके 18 महीने कंप्लीट हो गए। अब किसी को लगता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो उसने क्या किया? उसने अपने टोकन को वैलेट से जाके एक्सचेंज पर रख दिया, विड्रॉल लिया और अपने अकाउंट में पैसा ले लिया। अब मुझे ये एक बात बताइए, किसी चीज की बाय 18 महीने तक बहुत बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वहां से सप्लाई कम होती गई, 8 करोड़ से सप्लाई कम होती गई। लेकिन जैसे ही सेल होना शुरू हुआ तो बाय से ज्यादा क्या होना शुरू हुआ? और जब सेल होना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस नीचे आएगा कि नहीं आएगा? और रही बात, जो 2-4 चीजें आप लोगों को आज जानना जरूरी है।
कल के रात के 12:30 बजे के बाद जैसे ई कैश मिलता था या ई कैश, आप सभी के वैलेट एकदम वैलिड होना चाहिए, ओके होना चाहिए, क्योंकि डाव आ रहा है। डाव का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन गवर्नमेंट की आवश्यकता है फ्यूचरिटिक असेंस के लिए। जो भी कम्युनिटी का मतलब जो भी लोग किसी व्यक्ति के पीछे खड़े होते हैं उसके वजह से वो इलेक्शन जीतता है। तो कोई भी टोकन के पीछे जब फिजिकल लोग खड़े होते हैं उनको साइन करने का और उनके डिसीजंस लेने का अधिकार गवर्नमेंट उनको देगी, जिनको आपके कोऑपरेटिव की पद्धति में आप उनको शेयर होल्डर बोलते हो। बात समझ में आ गया सर? तो उस कम्युनिटी में जाने का आपको भी चांस मिल सकता है। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर 15 से 20 लाख वो लोग हैं जो कम्युनिटी के अंदर जाने की अपनी खुद की ताकत बना चुके हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 630 लोगों का। सोचो आप, तो जब किसी चीज का फिजिकल असेंस बढ़ेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई कम है तो रेट भी बढ़ेगा। अब एक बहुत अच्छी बात कि इसका रेट अभी क्या है? अभी 12 से 15, ठीक है। अब ये 150 पे कैसा जाएगा और 1500 पे कैसा जाएगा? क्वेश्चन यही आता है ना। एक तो नीचे कैसा आया उसके बारे में बता दिया, क्योंकि स्टेकिंग टूटी, लोगों ने सेल किया करके। अब ये बढ़ेगा कैसे? मैं एक कोर मेंबर हूं, ऐसे 20 लोग कोर मेंबर हैं, ठीक है। मेरा एक महीने में 20 करोड़ रुपए का एक्सचेंज होता है। कितने करोड़ का? लेकिन वो काय के वजह से होता था? ई कैश लेता था, लेकिन ई कैश लेने के कारण क्या मेरा एक्सचेंज के ऊपर में और ब्लॉकचेन पे शो होता था? क्या नहीं होता था। अब क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं अकेला अगर 100 करोड़ रुपए का जो भी एक्सचेंज होगा वो डायरेक्टली कहां दिखेगा आपको? एक्सचेंज पे दिखेगा, क्योंकि ये तो पहले ई कैश में था। अब ये क्या हो गया? बाय हुआ ना, पूरा बाय हुआ। अब ये बाय होने के बाद आपका नैतिक अधिकार है, क्लियर हो गया। अब कितना पैसा एक्सचेंज से दिख रहा है आपको? 400 करोड़ का। 400 करोड़ की खरीदी हुई, लेकिन उतने करोड़ का सेल हुआ क्या? जो से बताइए। जब सेल नहीं हुआ तो आपका टोकन कितने रुपए पे जाएगा? आप खुद बताइए। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज की वैल्यू तब बढ़ती है जब उसकी खरीदी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया $100 में 250 टोकन मिलते थे, अभी $100 में 10 मिल रहे हो। तो क्वांटिटी जितनी ज्यादा एक्सचेंज से निकल के आएगी और वो होल्ड होगी, उतनी ज्यादा सेल नहीं होने के कारण उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारण, 62 लाख का बिटकॉइन 28 लाख पे क्यों आया? एक सेकंड में एक न्यूज चली बस। वो इसलिए हो पाया क्योंकि ये व्यक्ति जिसके पास बिटकॉइन